स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज लेसन 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकृति, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो हम लोग अपने चैनल में आज फिर से लाइव उपस्थित हैं और इस लाइव स्टूडियो में हम लोग स्वागत करते हैं एक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जो कि है इंग्लिश में अगर इसको हम बोलें तो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड एनिमल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रहेगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और जिसमें हम लोग एक थ्योरी रूम में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी अंत में देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, जिसमें हम लोग आज प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी की प्रत्येक विशेषताएं भी समझेंगे। तो अगर चैनल लास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो देखने हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य जो है, यानी नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो उसका उससे जो अर्थ है, वैसे तो अगर देखें पेड़ पौधों से ही है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं। यानी जहाँ जैसा वातावरण होता है उसी के अनुकूल वहाँ पौधे भी उगते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं होता। यानी जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उसमें क्या है, कृत्रिम यानी मानवीकरण का हाथ नहीं होता है। इस तरह कृषि की विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत जो फसलें होती हैं या फलों के बगीचे होते हैं ये क्या है, कृत्रिम होते हैं, यानी मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। तो हमने समझा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। अगर हम इसी को देखें तो वनस्पति को जन्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी वनस्पति को जन्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है देशज और दूसरा होता है विदेशज। यानी स्थानीय वनस्पति जो है वो देशज वनस्पति कहलाती है, और जो बाहर से आई हुई वनस्पति होती है वो उसे हम विदेशज वनस्पति यानी जो विदेशी वनस्पति के नाम से जानते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे देश में लगभग 47,000 यानी 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। कितने? 47,000 जो है विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। और इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर, यानी इसमें अगर हम देखें तो हमारे देश में यानी 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। विश्व में 10वें स्थान पर, यानी जैव विविधता के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व में हमारा जो भारत है वो 10वें स्थान पर है। और अगर हम एशिया एशिया में अगर देखें तो यह चौथे स्थान पर है। तो विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां है जैव विविधता के आधार पर। और अगर एशिया में देखें तो ये चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं। कितने? 15,000 फूलों के पौधे हैं भारत में, जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। यानी अगर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो अपने भारत में जो है फूलों के पौधे जो है जो 15,000 है वो केवल 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो फर्न है, शैवाल है, ये क्या है? बिना फूलों वाले पौधे हैं। भारत में
लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियां भी पाई जाती हैं। यानी भारत में लगभग कितनी 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की समुद्री मछलियां भी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कि बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन। वन किसे कहते हैं? वन हम लोग जो कहते हैं, प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वन किसे कहते हैं? तो जो वन है उसे हम कहेंगे कि जो बड़े बड़े वृक्ष एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल जो क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वन। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व है। दंडकारण्य दंडकारण्य जो है ये भी एक वन है। वृंदावन, नंदन वन, कानन वन, ये सब क्या है? एक वन है, क्योंकि यहाँ पर विशाल झाड़ियां या बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। आदि जो है प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है, जो जिसमें ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे हैं, जहाँ भारतीय इतिहास अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं। अगर हम देखें यही तो हमारी भारतीय जो है संस्कृति में वृक्षों को पूजने की भी परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। यानी अनेक धर्म ग्रंथों में अगर देखा जाए तो वृक्षों को एक पुत्र की भांति उस रूप दिया गया, पुत्र की भांति उसे माना गया है। शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई महंगाई या मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए आदि कारक, भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि कारण वनों की काफी क्षति हुई है। मैदानी क्षेत्र में अगर देखें तो घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के रह गए हैं। कितने मात्र? नाम मात्र के रह गए हैं। आगे हम देखते हैं भारत में वनस्पति एवं वन प्राणियों में वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। यानी भारत में वनस्पति वन प्राणियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है वो सबसे पहला हम देखते हैं, वो है भूभाग का स्वरूप। ये अहम भूमिका निभाता अपने आप में। इसकी जो भूभाग का स्वरूप है इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़ एवं पठार मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पहाड़ का धरातल जो है काफी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की एक तरह एकदम समतल नहीं होता है, अतः यहाँ की वनस्पति जो है अलग अलग किस्म की होती है। आगे देखते हैं, चूंकि मैदानी भाग का जो धरातल है वो कैसा है? समतल है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम, यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ कर दिए हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी का। तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की अगर हम देखें तो वहाँ बलुआही जो मिट्टी है, हमें विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा के डेल्टा प्रदेश में देखें तो वहाँ दलदल एवं खास किस्म की के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे सुंदरी है। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में देखें तो वहाँ
संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए उसे सुंदर वन कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं जलवायु। जलवायु में कई एक फैक्ट हैं जिसके कारण से प्राकृतिक वनस्पति पर कुछ इफेक्ट लाते हैं। जैसे आता है तापमान, तो तापमान में भी विविधता देखने को मिलती है, इसलिए भी प्रभावित करते हैं वनस्पति को, क्योंकि कहीं जो है अत्यंत अधिक तापमान होता है तो कहीं कम। आगे देखें कि औसत तापमान डिग्री से यानी वनस्पति खंड, अगर हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखें तो वहाँ 24 डिग्री से अधिक, और जनवरी में देखें तापमान तो 18 डिग्री से अधिक। टिप्पणी में देखें तो कोई पाला नहीं है। उपोष्ण में 17 से 24 डिग्री, 10 से 18 जनवरी में, पाला कभी कभी। शीतोष्ण में देखें 7 से 17 और 1 से -10 डिग्री तक, कभी पाला और कभी बर्फ दोनों। अल्पलायन से 7 डिग्री से कम। दूसरा इफेक्ट आता है जलवायु में सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है, करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य प्रकाश की अवधि, इसका उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। तीसरी बात करते हैं वर्षा। वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती है बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ क्या होता है, अत्यंत सघन एवं वनस्पति तथा सदाबहार वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो पश्चिमी घाट में अगर देखें तो पर्वत की पूर्वी ढलान से जो वृष्टि वृष्टि छाया में पड़ता है, वहाँ वनस्पतिक सघनता उसी प्रकार है एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि जो है वो घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर देखने को मिलती है। आगे अगर हम देखें तो बच्चों, आपने कभी ये सोचा कि हमने इतने महत्वपूर्ण हमारे लिए वन क्यों है? क्योंकि वन, मैं बताता हूँ कि वन मानव जीवन के लिए एक इनकी अनेक उपयोगिताएं हैं। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों की खाद तथा खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना आदि जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ साथ हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, जड़ी बूटियाँ आदि। अगर किसी को वीडियो फास्ट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि किस टाइप से आगे बढ़ें। थोड़ा सा अगर स्पीड चल रहा हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इस वजह से स्पीड चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं परियोजना कार में, देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु में अपने मोहल्ले एवं गांव में वन महोत्सव का आयोजन करें। इसमें मनुष्य के लिए उपयोगी वृक्षों जैसे अर्जुन, कचनार, नीम, कदम आदि को लगाओ और वहां रहने वाले पशुओं को
वहाँ रहने वाले लोगों को पशुओं से इनकी रक्षा के विषय बताऊंगा। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जिससे कई एक प्रश्न बनते हैं, हम लोग देख लेते हैं इसको। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है और उनकी भी संख्या तथा किस्म बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंध होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः ये तीनों जो हैं आपस में मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य अपने वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों एवं जीव जंतुओं को कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। यही बात करें तो पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जो है जगत प्राणी में जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाली वनस्पति या जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं कि जीवोम कहते हैं। जैसे मॉनसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम या विषुवत रेखीय जीवोम। यानी जीवोम लगभग कितने प्रकार के, तीन प्रकार, चार प्रकार के, मॉनसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम और विषुवत जीवोम, विषुवत रेखीय जीवोम। इन सभी प्रकार के जीवों में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंध है। ये सभी पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी विभिन्नता बताई थी, जैसे तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर। तो इस रूप में अब हम जो वनस्पति में विभिन्नता पाई गई वो प्रकार हैं, वो 5 प्रकार के वन होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय में ही 3 प्रकार के वन आते हैं। एक तो आता है सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन, तीसरा आता है कटीले तथा वन तथा झाड़ियाँ। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। और नेक्स्ट 4th नंबर आता है पर्वतीय वन और 5 नंबर आता है मैंग्रोव या डेल्टाई वन। तो आप बने रहिए और मैं इसको एक विस्तृत, इन सभी 5 प्रकार के वनों को एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या होते हैं और यहाँ कितनी वर्षा होती है, देखते हैं। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या होता है, ऋतु जो है वो शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष जो है काफी अधिक बढ़ते हैं। इनकी ऊंचाई जो है वो कितनी, 60 मीटर से या उससे अधिक होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 से 60 तक पहुंच पाती हैं तथा ये सघन वन
सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी कठिनाई होती है। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं, अतः इनका नाम सदाबहार जंगल भी है। यानी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है या असम के ऊपरी भाग जो होते हैं, पश्चिम यानी इनके पश्चिमी जो घाटी में होते हैं, वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इनकी जो प्राय ऊंचाई होती है वो 60 मीटर से अधिक होती है। इनको एक सदाबहार जंगल के नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। अब आगे देखते हैं कि इस वन में अनेक बहुमूल जो है वो लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रोजवुड, सिंकोना, आबूनूस जिसे हम एबोनी भी कहते हैं, और बांस इत्यादि। ये सब क्या है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। और इस जंगल में अगर देखें तो जैसे सदाबहार जो जंगल है, इसमें वृक्ष जो है वो सघन भी होते हैं और ऊंचे भी होते हैं। और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे लंगूर, बंदर एवं इनकी अनेक जो प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अगर हम यही देखें तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार जो वन है, तो ये जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी जो ब्लैक कलर में जो हमें दिख रहे हैं, तो ये हमारे जो हैं कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में है। अगर हम यहीं देखें तो ये जो हमें देख रहे हैं, ये जो सभी है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं। कौन से? पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सभी पर्वतीय वन है। और अगर नेक्स्ट देखें अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो ये जो है ये मैंग्रोव वनों के रूप में पाए जाते हैं। कौन से? यहाँ पर ये मैंग्रोव वन है, जो कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें ये जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और अगर हम हाँ, ये भी जो है यहाँ पर ये मैंग्रोव वन है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो उष्णकटिबंधीय कटीले जो वन है, वो हमें ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सब जो हमारे क्या है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाए जाने वाला जो एक सींग का गैंडा इसी वन का जंतु है। यानी हाथी तथा असम के, यानी एक सींग वाला जो गैंडा हाथी है वो कहाँ पाया जाता है, वो असम में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो इन वनों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक क्षेत्र में है। और यहाँ इसकी जो वर्षा जहाँ पाई जाती है वो 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है।
इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1/2 से 2 महीने तक 2 महीने तक पत्ती के लिए गिरा देते हैं, अतः वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहते, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय वन को जहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है, उसमें ये जो है पर्णपाती वन होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नमी की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। यानी नमी की उपलब्धि के आधार पर अगर देखें तो जो पर्णपाती वन है वो उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आर्द्र, दूसरा शुष्क पर्णपाती वनों में। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनका वितरण देश इसमें अगर हम देखें तो पर्णपाती जो वन है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनका वितरण जो है पूर्वी भाग जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि जो है इस वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान का वृक्ष है। बांस, साल, शीशम और खैर कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत यहाँ पाए जाने वाले अन्य वृक्ष हैं। यानी आर्द्रता के आधार पर देखें तो इसमें ये सभी जो है जैसे बांस, साल, शीशम, खैर और ये सब आते हैं। अब बात करते हैं जैसे शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ कम होती है। शुष्क में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक, जो शुष्क वन पर्णपाती वन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और जो आर्द्रता वाले जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल या पूर्वी भाग जो है उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के, पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, इनमें पाए जाते हैं। और जो शुष्क पर्णपाती वन है वहाँ वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र के लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वन और घास के मैदान को साफ कर दिया है। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान तथा साल के वृक्ष मिलते हैं। पर्णपाती जंगलों में यही खास पशु पक्षी पाए जाते हैं जिसमें सिंह, शेर, जंगली सुअर, हिरण और हाथी की प्रधानता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि
पाए जाते हैं और इस प्रदेश में मोर बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी जहाँ शुष्क पर्णपाती वन होते हैं यहाँ सबसे अधिक जो मात्रा में पाए जाते हैं वो मोर पाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पर्णपाती सदाबहार वन, उसके बाद पर्णपाती सॉरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क पर्णपाती वन। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। यहाँ क्या है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ अनेक प्रकार के कटीले झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं। और इसका जो क्षेत्र है यानी जो कटीली झाड़ियाँ या कटीले वन पाए जाते हैं उनमें आता है जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि जो है इसमें सम्मिलित है, कटीले वन या झाड़ियों में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत अगर बात करें जैसे खजूर, यूफो यूफोरबिया, एक्सिया, बबूल जिसे हम बोलते हैं, एक्सिया को हम क्या बोलते हैं, बबूल, नागफनी जिसे हम कैकेटस के नाम से जानते हैं, नागफनी को। इन वनस्पतियों के लिए पानी की मांग जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो अत्यंत गहरी होती हैं और पानी को अधिक से अधिक बचाकर रख लेते हैं, इसलिए इनके तने मोटे होते हैं और पत्तियां जो है कैसी होती है, एकदम मोटी होती हैं, रोएदार एवं गुद्देदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह एक अनूठा उदाहरण है। इन जंगलों में जैसे पाए जाते हैं वो है चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब हम तीन प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय पढ़े, तीनों में हम डिफरेंस करते हैं, एक नज़र डालते हैं तेजी स्पीड के साथ। देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इनकी वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी 60 मीटर होती है, जिनका जो क्षेत्र है वो निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग होते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें 50 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इनका, और इसमें पत्तियां जो है पत्ते 2 महीने तक लगभग गिरा देती हैं। इनका जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है और इसमें दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक आर्द्र और शुष्क, जो कि आर्द्र में जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शुष्क में जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत आती है। इसमें जो आर्द्र पर्णपाती वन है जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ये सब हैं, और जैसे बांस जो है वो एक आर्द्र एवं पर्णपाती वन है, साल, शीशम, कुसुम, कुसुम जो है अर्जुन, सहतूत। और अगर शुष्क की बात करें तो यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर जो कि प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग या उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पौधे आते हैं नीम, पीपल, सागवान, साल के वृक्ष इस प्रकार से पाए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्वतीय वन, यानी कटीले झाड़ियाँ उनमें क्या होता है यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब हम पढ़ते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होते हैं, इसमें तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है और इसी प्रकार की पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। यहीं अगर हम देखें तो इसका क्षेत्र जो है हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाने वन पाए जाते हैं, यानी 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले जैसे ओक, लारेल तथा चेस्टनट जो वृक्षों की प्रधानता है। 1500 जो 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर और स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक है, पर अल्पाइन जो वनस्पति पाई जाती है इनमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। हिमरेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी जो इसकी मुख्य उदाहरण है।
इनमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। हिमरेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका एक मुख्य उदाहरण है। जैसे जैसे हिमरेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद जो है वो घटता जाता है। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अंततः इनकी जो संख्या है वो नगण्य हो जाती है। इसके बाद अल्पाइन जो घास पाई जाती है, इसका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशुचारण के लिए करती हैं। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, निचली घाटियों में उतर जाते हैं। और इन वनों में जो प्राय जैसे कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाली बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं। इस सब कौन से वनों में अंतर्गत आते हैं? एक पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 100 से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, और इसमें चौड़ी पत्ती वाले जैसे ओक, लारेल, चेस्टनट पाए जाते हैं। 1500 3000 वाले में जैसे चीड़, देवदार, और यहाँ पे 3600 मीटर तक भी इसमें पाए जाते हैं से अधिक। जैसे इसमें अल्पाइन वनस्पति जो है लगभग 3600 मीटर से अधिक क्षेत्र ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन क्या होता है? एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालू द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती हैं। यानी जो मैंग्रोव वन होते हैं, उसमें क्या है, पंख एवं बालू निर्मित जो दलदली क्षेत्र होता है, उसमें पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है, और इन वृक्षों की जड़ें जो पानी के ऊपर तक निकली होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाए जाते हैं। यानी सुंदरबन जो पाए जाते हैं वो किसमें? मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। और सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल जो टाइगर है, याद रहे कि सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि सुंदरबन प्रदेशों में पाए जाते हैं, और जो कुछ प्रकार के वन है वो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। औषधि पौधा देख लेते हैं। जैसे भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारी जो पर भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों को दूर करने का प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया है, जिनमें 52 पादप को अति संकटग्रस्त और 49 किस्में जो है वो नष्ट होने की कगार पर है। यानी इसमें क्या है, जो औषधि पौधे हैं वो कम से कम 2000 पादपों का वर्णन है, जो कि घरेलू नुस्खे के लिए, लेकिन इसमें से 500 तो निरंतर प्रयोग में आए। और विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के, यानी विश्व संरक्षण संघ ने एक लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधों को शामिल किया है। अब बात करते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की ही भांति भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं।
और कहाँ अवेले अरे। माफ़ी चाहते हैं अब लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई, मुझे खेद है। और कहाँ अवेले अरे। इसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से थोड़ा आपको परेशानी उठानी पड़ी। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ बंदरों की जो है अनेक प्रजातियां जो पाई जाती हैं, और देखते हैं इसमें कि आपने देखा होगा कि भारत में वन जीव संरक्षण जो है अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत में विश्व का एक अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं, यानी भारत में एक ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालयी क्षेत्रों के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है जो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह पशु है। यानी जो लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में पाया जाता वो है याक। याक जो है क्या, वो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह पशु का एक काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। नदियां, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े जो हैं कछुए पाए जाते हैं। यानी कछुए सबसे बड़े जो प्रसिद्ध हैं कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के दीघा समुद्री तट पर पाए जाते हैं। भारत में जो पक्षियों की अनेकानेक प्रजातियां जैसे मोर, तोता, मैना, सारस, बतख, कबूतर आदि जो है देशों के बने वनों एवं आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। अब हम अगर एक नज़र डालें वन प्रणाली निश्चय में, मैं आपको थोड़ा चलिए यहाँ से देख लेते हैं जो वन प्रणाली निश्चय है वो कौन कौन से हैं। जैसे आता है दाची ग्राम है, राजा जी है, कार्बेट वनावास है, दुधवा जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, सरिस्का भरतपुर, रणथंभौर राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा राजदेवरा, काजीरंगा, मानस, गुरुमोरा, कान्हा, तदोबा, सिमलीपाल, चंदका, दमपारा, अटूनगम, जितने ये ग्रीन कलर से हैं ये सभी क्या है, वन प्रणाली अभियान है। और जैसा कि हम लोग ये जो स्टार जैसे भरतपुर है राजस्थान में, ये क्या है, पक्षी अभियान है। क्या है, पक्षी अभियान है। जैसे कि ये आता है रंगातीर्थ, तो ये क्या है, एक पक्षी अभियान है। ये सब क्या है, कवाल, पोचीरम, अडुनगरम, ये वन प्रणाली अभियान है। नेशनल पार्क हमारे कौन से हैं, जैसे रणथंभौर, शिवपुरी, दुधवा, कार्बेट कार्बेट जो है ये क्या है, नेशनल पार्क की श्रृंखला में आते हैं। इस प्रकार से चलिए अब हम देखते हैं पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान है एवं क्रीड़ा स्थल है। अपने फसलों का चयन आगे हम पूरा देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा। संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। कई वन्य जीवन जो है प्रजातियां संकटग्रस्त हैं तथा कई विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं। चलिए अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है असंतुलन का प्रमुख कारण बना हुआ है। अपने देश में सरकार ने पादपों एवं जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निश्चित किए हैं। कितने? 14 आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किए हैं। यानी 14 जीव मंडल जो है वो आरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए हैं। इनमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चयों में की गई है। इनके नाम प्रकार हैं, जैसे सुंदरबन है जो कि कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तरांचल में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये जो 4 हैं जीवमंडल, इनका जो क्षेत्र है ये विश्व में इनकी गणना की गई है। वैसे 14 हैं। 14 कौन कौन से हैं? 14 जीवमंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र, जैसे कि हम देखें सुंदरबन जो कि विश्व के लिए है। कहाँ पर है ये? ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरी बात करें मन्नार की खाड़ी जो है ये हमारी कहाँ पर पड़ती है? मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, ये भी विश्व के लिए है। फिर आती है नीलगिरी, नंदा देवी जो कि एक विश्व श्रृंखला में आती है। ये कहाँ पर है? उत्तरांचल में स्थित है। नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिबू साइकोच, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अमरकंटक और कचनकमार। और ये जो नीलगिरी है ये भी हमारी विश्व में आती है जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका जीवमंडल निश्चित है। आगे देखते हैं कि 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि अनेक योजनाएं बनाई गई। 89 यानी 89 नेशनल पार्क, 149 वन प्रणाली जो है अभियान में कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। चलिए इस प्रकार से हमने इस लेसन को पूरा किया और इससे बनने वाले प्रश्नों को, ये हमारा जो था वो 14 इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विश्व के लिए 4 थे। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं इस लेसन को समाप्त करने के बाद। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो जैसा कि 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह एक राजस्थान में स्थित है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वो हमारी 89,000 पाई जाती है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इस लेसन में और तीनों प्रश्नों को बिल्कुल हमने हल किया। चलते हैं आगे, और भी जो प्रश्न है, लेकिन अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी वीडियो देखते रहें तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और ये हमारी जो 14 जीवमंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र हैं इनको जरूर ध्यान रखें। और इसमें 4 जो हमारे विश्व श्रृंखला में भी इनकी गणना की गई है, जैसे हम फिर से देख लेते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तरांचल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।